मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज MA प्रीवियस के सेकंड पेपर में आज बिहारी के काव्य में कला पक्ष की कुछ विशेषताएं बताऊंगी। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए दो पक्ष काम में लिए जाते हैं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाव पक्ष की कुछ विशेषताएं बताई थी। आज मैं आपको कला पक्ष की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। बिहारी के काव्य में कला पक्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम भाषा अपने भावों को प्रेषण करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। बिहारी की भाषा चलती हुई साहित्यिक भाषा है। भाषा पर तो बिहारी का असाधारण अधिकार था। उन्होंने अपने मुक्तकों के लिए जिस लघु कलेवर छंद को अपनाया उसमें भाषा की चुस्ती, कशावट और सशक्तता सबसे अधिक दृष्टिगत होती है। श्री विश्वनाथ मिश्र के शब्दों में बिहारी को भाषा का पंडित कहना चाहिए। घनानंद आदि दो एक कवियों की बात तो हम नहीं कह सकते, पर भाषा की दृष्टि से भाषा की समता करने वाला भाषा पर वैसा है जिसे रखने वाला कोई मुक्तक रचनाकार दिखाई नहीं देता। ब्रज भाषा की जैसी दृष्टि कवि के काव्य में दिखाई देती है, अन्यत्र दुर्लभ है। बीच बीच में पूर्वी शब्दों का प्रयोग। बिहारी की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, उसके बीच बीच में पूर्वी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। क्रिया के लीन, कीन, दीन, चेही, जेही, केही आदि शब्दों का प्रयोग उनके तुकांत आग्रह से रखा जाता है। हम निम्न उदाहरण में देखेंगे कि पूर्वी शब्दों का प्रयोग किस तरह से कवि बिहारी ने किया है। स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, पिए तिये सो हंसी के कयो लखे दिठोना दीन। और उसके बाद उनके काव्य की कला पक्ष में बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग हमें मिलता है। पूर्वी बुंदेलखंडी खड़ी बोली के शब्द उनकी भाषा में प्रचुर मात्रा में हैं। बिहारी के जीवन का कुछ भाग बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। बुंदेलखंडी शब्दों के प्रयोग के विषय में तो बिहारी का कहना ही क्या। बुंदेली की लखवी, करवी, पाइबो आदि की तो बात अलग रही, यह तो प्रयोग प्राय सभी कवियों ने किए हैं, किंतु बिहारी में बुंदेली का अव्यय स्यों दिखाई देता है। उदाहरण देखिएगा। चिलक चिकनई चटक स्यों, लफती लटक लो आए, स्यों बिजुरी जनु मेहे, आन यहाँ बिरहा धरे। स्यों का अर्थ संग या साथ है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अकेले बिहारी ने किया है, अन्य कवियों ने नहीं किया। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने अपने दोहों में समासों का प्रयोग भी किया है। बिहारी ने समासों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया है। उन्होंने थोड़े थोड़े शब्दों में अधिक भाव भरने का प्रयत्न किया है। साधारणतः उन्होंने 2, 3 और विशेष स्थलों पर 4, 5 शब्दों के समास रखे हैं। उदाहरण स्वरूप हम निम्न दोहों में देख सकते हैं। द्वेज सुधा दिदित कला, वोह लखी दिठी लगाए, मनो आकाश अगस्तिया, एके कला लगाए।
अगला, चित्त पितु मारक जोग गनी, भयो भये सुत जोग, फिरी हुलस्यो जिय जाए सी, समुझे जारज जोग। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कवि ने कहीं कहीं पर समासों का इतना अच्छा प्रयोग किया है। अगला, अलंकार योजना। काव्य में अलंकार ठीक वैसे ही हैं जैसे शरीर के लिए आभूषण होते हैं। कवि केशव ने तो कहा भी है कि जिस प्रकार से यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सुरस सुब्रत, भूषण बिनु न बिराजहीं, कविता वनिता मित्र, यानी भूषण, वो काव्य के आभूषण जो हैं वो अलंकार ही होते हैं। अलंकारों की जगर मगर से कविता रूपी कामिनी का श्रृंगार करना रीतिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है। बिहारी भी रीति काल के कवि थे, इस कारण उसका प्रभाव बिहारी पर पड़ना स्वाभाविक ही था, किंतु बिहारी केशव दास के समान अलंकार को काव्य का अनिवार्य अंग नहीं मानते। उन्होंने केवल भावोत्कर्ष में सहायक के रूप में अलंकारों का प्रयोग किया है। शब्दालंकारों की अपेक्षा बिहारी के काव्य में अर्थालंकारों का अधिक सौंदर्य देखने को मिलता है। कुछ अलंकारों के उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे असंगति अलंकार देखिएगा, जहाँ पर असंगत का प्रभाव सा दिखाई देता है। द्रग ओझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई ये रीत। उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसमें उत्प्रेक्षा में मनो मानो जनहू का जो प्रयोग होता है वो इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में द्वि अर्थ होते हैं। अज्यो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी बस्यो, बसी मुख तन के संग। उपमा अलंकार का निम्न उदाहरण हम देख सकते हैं। लटुआ ज्यों प्रभु कर गए, निगुनी गुनी लिपटाए, वहे गुनी करते छुटे, पुनि तिगुनी है जाय। अन्योक्ति अलंकार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिन न मार। इसी प्रकार से संधे अलंकार भी हम देख सकते हैं। हो ही बोरी विरस बस, या बोरों सब गाँव, कहा जानिए कहत है, सिंहई सीत कर नाव। विरोधाभास का बहुत अच्छा उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इसी प्रकार से उन्होंने प्रश्नोत्तर में भी बहुत अच्छे दोहे का प्रयन किया है। प्रश्नोत्तर शैली में हम देखते हैं। कहलाने एकत बसत, अई मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाघ निधाग। और अगला बिंदु हम देखेंगे वक्रोक्ति विधान। वक्रोक्ति का अर्थ होता है वाणी की भंगिमा। वक्रोक्ति विधान में केवल वही कवि सफल हो सकता है जिसका कि भाषा पर पूरा अधिकार हो, जो कि शब्दों का उचित प्रयोग करना जानता हो। बिहारी को इस दिशा में पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने श्री राधा का जो सौंदर्य वर्णन किया है उसमें हमें वक्रोक्ति दिखाई देती है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। यहाँ श्याम और हरित दुति शब्दों में बड़ा कौशल दिखाया है। हरित दुति का एक अर्थ हरी चमक यानी हरा भरा होना, खुशी, प्रसन्नता,
और दूसरा हरिद्वितीय का अभिप्राय है रंग बदलना। इस प्रकार से अगला हम देखेंगे छंद विधान। दोहा जैसे छोटे छोटे छंदों के प्रयोग बिहारी ने बहुत ही अच्छे से किया है। छोटे छोटे छंदों के प्रयोग से ही बिहारी की उत्कृष्ट कला का परिचय मिल जाता है। बिहारी ने अपने छोटे से दोहे में विशाल भाव भरकर गागर में सागर भर दिया है। अब अगला बिंदु हम देखेंगे भावों की अनुकूल भाषा। भाषा की सार्थकता इसी में है कि भावों के अनुकूल हो, तभी वह सुंदर भावों की अभिव्यक्ति कर सकती है। इस दृष्टि से बिहारी की भाषा उनके भावों और विचारों के अनुकूल, उनकी भाषा उनके भावों के पीछे चलती है। इतनी ठोस तथा चुस्त भाषा लिखने वाले हिंदी में बहुत कम कवि हुए हैं। निम्नलिखित दोहे में प्रसंगानुकूल झंकृति हमें दिखाई देती है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मन नीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। इस दोहे में प्रसंगानुकूल घंटा बंधे हाथी के चलने तथा पर्वत से चलने के समय होने वाली ध्वनि का आभास है। अगला बिंदु हम देखेंगे भाषा में अभिव्यंजना शक्ति। बिहारी की भाषा में हमें सौंदर्य के साथ साथ अभिव्यंजना शक्ति भी दिखाई देती है। उन्होंने अपनी भाषा में सुंदर भावों को अभिव्यक्त बहुत ही अद्वितीय तरीके से किया है। इसीलिए उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके दोहे हृदय स्पर्शी हो, उसमें हृदय के भावों को व्यक्त करने की क्षमता भी है। श्रृंगार रस पूर्ण होने के कारण बिहारी की भाषा में माधुर्य स्वाभाविक रूप से आ गया है। उनके दोहों के प्रत्येक शब्द में प्रसंगानुकूलता के साथ साथ संक्षिप्तता का भी गुण मिलता है। इसीलिए उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने वाले हैं। उन्होंने कहीं भी शब्दों की शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। उनकी मर्म स्पर्शी योजना को हम इस दोहे में देख सकते हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई ये रीत। इस दोहे में कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कहीं और है। यानी यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों में बिहारी ने बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, किंतु उसके साथ साथ में इनकी भाषा हृदय को स्पर्श करने वाली भी बन गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी अभिव्यंजना शक्ति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कवि ने बहुत कम शब्दों में अधिक भावों को स्पष्ट किया है। कवि ने बताया है कि उन्होंने एक भवन के अंदर नायक नायिका के संयोग अवस्था का चित्रण जो किया है वो देखते ही बनता है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। इसमें नायक नायिका का जो संयोग चित्रण है बहुत ही नाटकीय ढंग से कवि ने किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने इन कला पक्ष के अंतर्गत इन बिंदुओं को समेटा है। उसके साथ साथ में मुहावरों का प्रयोग, मुहावरे उन्हें कहा जाता है जहाँ पर विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिहारी ने अपनी भाषा के अनुकूल ही मुहावरों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी कला प्रदर्शन के लिए मुहावरों का प्रयोग जबरदस्ती नहीं किया, किंतु भावाभिव्यक्ति में सहायक रूप में उन्हें मान्यता दी है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब वे सुधि जाई,
आँखें लागी लगे रहे आँखें लागत नाय। इसमें आँखें लगना, सुध खोना, इनमें सुंदर मुहावरों का प्रयोग है। इसी प्रकार से इनके दोहों में हमें लोकोक्तियों का भी प्रयोग, जिन्हें कहावत कहा जाता है, उनको भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बिहारी ने अपने दोहों में एक लोकोक्तियों का जो प्रयोग किया है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो रस राच्यो आन बस कहो कुटिल मति कूर, जीव निब्योरी ज्यों लगे बोरी चकी अंगूर। बिहारी के इस दोहे में अपनी भाषा की व्यंजता की वृद्धि दिखाई देती है। बिहारी की भाषा पर विचार करते हुए स्वर्गीय राधा कृष्ण दास लिखते हैं कि मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी बादशाह थे। हिंदी में ऐसी बोलचाल और ऐसे गठे हुए वाक्य किसी भी कविता में नहीं पाए जाते। उर्दू के कवि कुलभूषण, नसीम और अनीस भी कदाचित बोलचाल में इनके सामने नहीं ठहर सकते हैं। इस प्रकार से हम इनकी कला पक्ष के बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने बिहारी के बारे में लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मरण के लिए समेरे से ऐसे कुछ विकृत रूप में मिलेंगे जो ये भी नहीं जानते कि संक्रांति को संक्रमण भी कहते हैं। अच्छे साफ के अर्थ में संस्कृत में रोज रुलाई के वर्ष आगरे के आसपास बोला जाता है। कबीर, जायसी आदि द्वारा बराबर अवगत हुआ है। सोनजाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। संस्कृत में बारी दोनों शब्द हैं और वारी का अर्थ भी बादल है। मिलान, पड़ाव या सुकाम के अर्थ पुरानी कविता में भरे पड़े हैं। चलती ब्रजभाषा में पिछानन रूप ही आता है। खटकती के बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, बिहारी का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बहुत पुष्ट हैं। उनकी भाषा संगठित है, वह इतनी गठी हुई और फैली हुई है कि उसका शब्द भी व्यर्थ नहीं है। बिहारी की भाषा की इस विशेषता के कारण ही निम्न दोहा बहुत प्रचलित है। ब्रज भाषा बरनी सबे, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सत सही, रची बिहारी लाल। इस प्रकार हमने इनके भाव पक्ष और कला पक्ष को देखा और आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।